Hello friends, welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest, Mr. शम्स आलम. ये एक पैरा स्विमर है, नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, इंडिया को एशियन कंपटीशन में रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, इनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और ये अभी बेस्ट स्पोर्ट्समैन विद डिसेबिलिटी जो इंडिया के बेस्ट स्पोर्ट्समैन हैं उनका अवार्ड ये ले चुके हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब से. सर वेलकम टू द शो. थैंक यू अमित जी आपके इस शो पे बुलाने के लिए और बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए. थैंक यू सर, थैंक यू सर. क्वेश्चंस मेरा पहला ये रहेगा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आपका जर्नी एक कराटे कंपटीशन से स्टार्ट हुआ था, आपने नेशनल लेवल स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किए थे, उसके बाद कुछ दुर्घटना हुई तो आपके बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसके बाद आपने फिर स्विमिंग की जर्नी स्टार्ट किया था. तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर किस जर्नी तक हम पहुंचे हुए, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए. जी अमित जी, ऐसा है कि बिल्कुल मेरी जो जर्नी है वो कराटे से स्टार्ट हुई और कराटे से भी पहले ये था कि एक्चुअली कराटे भी कैसे आया वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे जो नाना जी थे वो बहुत ही बेहतरीन अपने वक्त के रेसलर थे, पहलवान थे. तो वो कुश्ती किया करते थे अलग अलग. हम बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन नाना उस वक्त कुश्ती खेलने के लिए कोलकाता जाते थे, फिर हरियाणा, पंजाब, कई एक जगह पे उन्होंने खेला था. इत्तेफाक ये था कि मैंने नाना को कभी देखा नहीं, बस मेरी वालदा जो थी, मेरी मम्मी जो थी, उन्होंने मुझे बताया, उनके बारे में बताती थी. और भी अलग अलग लोग, बिल्कुल जब कोई अपने खेल में एक्सपर्ट होता है, माहिर होता है, तो उसके चर्चे बिल्कुल काफ़ी दिनों तक चलते हैं. तो वैसे ही मेरे नाना के बारे में भी है, बहुत सारी उनकी कहानियाँ थी कि उन्होंने एक से कैसे कैसे चीज़ें की, कहाँ कहाँ पे खेला उन्होंने. तो उससे काफ़ी मैं मोटिवेट होता था और इसलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे मार्शल आर्ट्स सीखना चाहिए. बिल्कुल उस वक्त कुश्ती का तो मुझे कहीं भी मिला नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही अर्ली एज में अपने गांव से मुंबई शिफ्ट हो गया था. क्योंकि मैं अपने घर का सबसे छोटा लड़का था और मम्मी और डैडी या भाई बहन जितने भी थे उन्होंने सोचा कि इसे क्यों ना अच्छे से पढ़ाया जाए और स्कूल लाइन से पढ़ाया जाए. तो पढ़ाई के लिए मैं मुंबई आ गया था. यहाँ आने के बाद चूँकि कुश्ती का तो उतना आइडिया नहीं मिल रहा था यहाँ पे, लेकिन कराटे काफ़ी फेमस था उस टाइम, क्योंकि ब्रूस ली का 90s में काफ़ी अच्छा दौर चल रहा था और वो काफ़ी यानी एक्शन हीरोज उस टाइम पे आप समझ सकते हैं ना कि अक्षय कुमार, अजय देवगन और ये लोग सारे, सुनील शेट्टी थे, तो ये लोग काफ़ी एक्शन हीरोज थे. तो वो कहीं ना कहीं कराटे को मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व किया और उसको खेलना शुरू किया. तो इस हिसाब से फिर कराटे के अंदर पहले तो शुरू में ऐसे ही खुद से ही थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते थे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, इसकी प्रॉपर क्लासेस होती है, आप इसको बाज़ाब्ता इसके अंदर ब्लैक बेल्ट ले सकते हैं, इसकी भी डिप्लोमा होती है इसके अंदर, ये आप कर सकते हैं. तो मैंने सेंसेई उमेश मुरकर जी हैं, उनके अंडर में शीतोरियो स्टाइल में कराटे खेलना शुरू किया, सीखना शुरू किया और मैंने उसके अंदर ब्लैक बेल्ट लिया और स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मैंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया और तकरीबन 50 से ज़्यादा मेडल कराटे के अंदर मेरे पास हैं. ये सारी चीज़ें मेरी डिसेबिलिटी से पहले की बात है. तो सर उसके बाद क्या एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने पढ़ा था, मतलब इतनी डिटेल में तो उसमें लिखा हुआ नहीं था, जस्ट उसमें कुछ लिखा हुआ था, ट्यूमर के बारे में लिखा हुआ था आपके लोअर बैक में. उसके बाद फिर आपके जो स्विमिंग के जर्नी है वो स्टार्ट हुआ था, तो एक वो क्या इंसिडेंट था? तो अमित जी ऐसा हुआ था कि 2010 में मैंने जब मैं मेरे इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था, फाइनल सेमेस्टर में था, तो मेरी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक छोटा सा गांठ आ था
और उसकी वजह से मुझे चलने में तकलीफ होगी। तो मुझे डॉक्टरों को जब मैंने सलाह लिया तो उन्होंने बताया कि आप इसका MRI कीजिए, शायद आपके बैलेंस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि मतलब कहीं ये इसकी कोई ख़ास वजह है, तो उन्होंने बोला कि आप MRI कीजिए। अब MRI किया तो पता चला कि उसके अंदर एक छोटा सा 3 mm का, जिसकी वजह से मुझे चलने में तकलीफ हो रही थी। तो उसका उन्होंने बताया कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ये टाइम था 2010 का। तो मैंने उनसे बताया कि चूँकि मैं 2010 में नेशनल चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट था और एशियन गेम्स होने वाला था उस टाइम 2010 में गुआंगझोउ चाइना में। तो जब आप टॉप 3 मेडलिस्ट में रहते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है कैंप के लिए, और फिर वहाँ से वो सिलेक्ट करके आपको लेके जाते हैं। तो मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था अपनी कैटेगरी में कि उसमें मैं क्वालिफाई कर जाऊं और वहाँ एशियन गेम्स में अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। मैंने डॉक्टर को ये बताया भी कि आप यानी मेरे इस तरीके का गेम्स है। उन्होंने कहा कि शम्स आप बेफिक्र रहें। उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस में लिया कि आप मेरे बच्चे जैसे हो और आपको कुछ नहीं होगा, आप फिर से चल सकते हो, आप अपना खेल खेल सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो। कहीं ना कहीं अमित जी, हम लोग बिल्कुल अल्लाह भगवान तो है ही है, और उसके अलावा फिर हम डॉक्टर्स पे काफ़ी भरोसा करते हैं। खास करके मतलब हमारे पास और कोई उपाय नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पढ़े लिखे हैं और फिर ऑब्वियसली इतना जब वो मेरे लिए कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बड़ी बात है ये मेरे लिए। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था, और इत्तेफाक से बोलिए या मिसमैनेजमेंट बाय द डॉक्टर्स बोल सकते हैं कि वो जो ऑपरेशन था वो मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। उन्होंने जो फर्स्ट ऑपरेशन किया उसके अंदर वो ट्यूमर को निकालने की बजाय उन्होंने कुछ सॉफ्ट टिश्यूज निकाल दिया और वो ट्यूमर वैसे ही रह गया था। और ये मुझे तब पता चला जब मैंने पोस्ट ऑपरेशन जो MRI कराया कि चेक किया जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि 10 से 15 दिन तक आपको टेम्परेरी पैराप्लेजिया होगा, आप चल फिर नहीं सकेंगे, लेकिन उसके बाद आप रिकवर हो जाएंगे और विदिन 15 to 20 डेज आप नॉर्मल हो जाएंगे और आप सारी एक्टिविटीज़ फिर से कर सकते हैं। तो टाइम जाता रहा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, लेकिन कोई रिकवरी जब नहीं हो पाया तो काफ़ी चिंता होने लगी, क्योंकि मम्मी और बहन भाई जो भी थे वो सब लोग के क्या हो गया, अभी तक कुछ रिकवरी नहीं हो पा रहा है। तो फिर जब उसके बाद हालांकि मुझे उन्होंने बताया था कि आप एक्सरसाइज कीजिए, फिजियोथेरेपी होता है, वो भी हम ले रहे थे कंटिन्यूसली। तो उसके बाद जब ये पोस्ट ऑपरेशन MRI हुआ तो पता चला कि वो ट्यूमर वहाँ का वहीं पे है। उन्होंने सिर्फ सॉफ्ट टिश्यूज निकाल दिया। जो लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई तो काफ़ी शॉकिंग था। ऐसा था जैसे समझिए कि पूरी ज़िंदगी एकदम शैटर हो गई हो, मेरे एकदम अप्स एंड डाउन हो गया हो जैसे कि, क्योंकि उस वक्त जितना पैसा था वो भी हमने लगा दिया था। आप समझ सकते हैं कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराना, और ऑपरेशन इतना लाइक अराउंड 17 to 20 आवर्स का ऑपरेशन, तो काफ़ी कॉस्टली होता है, और मुंबई जैसे शहर के अंदर। अब उसके बाद तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और उन्होंने बोला कि नहीं, आपको सेकेंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इनके ऊपर बिलीव किया और इन्होंने ऐसा कर दिया, और अब मेरे पास पैसा भी नहीं कि मैं कहीं और जाऊं या कुछ करूं। फिर कैसे कैसे करके मैंने सेकेंड ऑपरेशन कराया, और उसके बाद पता चला कि वो ट्यूमर तो निकल गया, लेकिन शायद उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि ये जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती है या ऑपरेशन होते हैं, तो इसमें जो रिकवरी के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और जो इनिशियल 6 मंथ होते हैं डिसेबिलिटी के बाद या ऑपरेशन के बाद, उसमें काफ़ी रिकवरी होती है। लेकिन मेरा वो जो टाइम था वो वैसे ही लैप्स हो गया, क्योंकि उसमें तो मेरा कुछ हो नहीं पाया था। फिर वो सेकंड ऑपरेशन हुआ, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखद रही।
और इस तरीके से ये डिसेबिलिटी हो गई। लेकिन फिर मैं एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है मुंबई में, मैं वहाँ शिफ्ट हो गया, क्योंकि रोज़ फिजियोथेरेपी के लिए जाना आना काफ़ी दिक्कत हो रहा था। तो पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर है मुंबई में, मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। और वहाँ पे फिर काउंसलर और डॉक्टर्स जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप स्विमिंग जानते हैं तो स्विमिंग कीजिए, क्योंकि वो आपको रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और रीजनरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि एक्वाथेरेपी लोग कराते हैं और आपको अगर आता है तो आप वो कीजिए। तो फिर मैंने ये स्विमिंग जो स्टार्ट किया वो एज अ फिजियोथेरेपी का पार्ट, एज अ रिकवरी पार्ट के तौर पे मैंने इस्तेमाल किया। लेकिन कहीं ना कहीं अमित जी कहते हैं ना कि आपके अंदर अगर जो स्पोर्ट्समैन होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो वो चीज़ें फिर से मुझे शुरू हुई और वहाँ पे मुझे मिले कुछ लोग जिन्होंने मुझे काफ़ी गाइडेंस दी, जिसमें से खास करके राजाराम घाक जी हैं, सत्यप्रकाश तिवारी जी हैं। ये सारे अपने वक्त के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और इन्होंने मुझे बताया कि शम्स आप पैरालंपिक्स होता है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और खेल सकते हैं। तो फिर यहाँ से वो जर्नी जो है स्विमिंग की ऑफिशियली स्टार्ट हुई और स्टेट चैम्पियनशिप, फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल चैम्पियनशिप खेलना। मतलब मैं सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा पैथेटिक स्टोरी है। लेकिन उसके बाद आपके अंदर जो विल पावर, ग्रिट और डिटर्मिनेशन से कमबैक करके ये न्यू होराइजन में आपने एंट्री करके एक इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स लेके आना, दैट इज रियली हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ रियली, आपको मैं मान गया, मान गया। सर एक चीज और है, आपने नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल्स में भी मेडल लिया, उसके बाद सर आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, जो गोवा के बीच में आपने 8 किलोमीटर की स्विमिंग किया था 4 घंटे में। उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँ। जी अमित जी, तो होता कैसे है कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं पहले से ही कराटे खेलता था। तो अगर आप एबल बॉडी की जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसके बारे में देखें तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होती है। इनकी इंटरनेशनल बॉडी होती है, फिर नेशनल और फिर स्टेट और इवन डिस्ट्रिक्ट बॉडीज भी होती है, तो बहुत ही स्टेबल होती है। लेकिन मैं जब पैरा स्पोर्ट्स के अंदर गया तो मैंने देखा कि इंटरनेशनल बॉडी तो है, नेशनल भी है, इवन स्टेट बॉडीज भी है कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बॉडीज बहुत ही कम है या नहीं है, कहीं कहीं भी नहीं। तो ऑफिशियली मैंने जो हमारे, जैसे मैंने राजाराम सर का नाम लिया तो उनको, क्योंकि वो स्टेट बॉडी चलाते थे, तो मैंने उन्हें गाइडेंस दी और उन्हें बताया कि सर आई मीन हमें ना डिस्ट्रिक्ट बॉडी भी रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं, डिसेबल खिलाड़ी खास करके, उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। Yes. तो इस हिसाब से मैंने ऑफिशियली स्पोर्ट्स एसोसिएशन मुंबई रजिस्टर्ड कराया और फिर उसके ज़रिए मैंने काफ़ी चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की। जैसे कि ख़ास करके अगर आप व्हीलचेयर यूज़र्स को देखें, जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, तो इवन मैं मुंबई जैसे शहर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी एक्सेसिबिलिटीज़ का बहुत इश्यूज़ है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत घबराते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हम व्हीलचेयर पे है कैसे जाएंगे। रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी डिफ़िकल्ट है, वो एक्सेसिबल नहीं है। इवन पब्लिक टॉयलेट्स एक्सेसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं अवेयरनेस करना शुरू किया। मैंने ऐसे ही आई मीन जिस तरीके से आज हम आपसे बात कर रहे हैं, मैंने काफ़ी कुछ लोगों से इंटरव्यूज में बात किया। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं डिसेबल कम्युनिटी जो है उसके लिए अपनी आवाज़ को आप आवाज़ बनिए उनके लिए। मैं बोल सकता हूँ, अच्छा लोगों ने बताया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। मैंने उस चीज़ का इस्तेमाल किया और मैं लोगों के लिए अवेयरनेस फैलाना शुरू किया। अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के मैंने बोलना शुरू किया। तो ये जो गोवा का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उसका एक ये है कि 2014 के अंदर सबसे पहले मैंने एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था, जो कि मुंबई में
इंडियन ओपन सी स्विमिंग होता है, नेवी डेज जो सेलिब्रेट होता है वो इंडियन नेवी की तरफ से, उसमें मैंने 6 किलोमीटर का स्विमिंग किया और वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बना। और उसके बाद इनफैक्ट उस वक्त भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही था, बट ये था कि मैंने उसको ऑफिशियली उस वक्त अप्लाई नहीं किया था, मुझे पता नहीं था। बट लेटर ऑन ये जो 2017 का था उसमें मुझे पता था, और उसका रीज़न ये था अटेम्प्ट करने का कि हम वहाँ पे ये चाहते थे लोगों को बताना कि हम जो डिसेबल लोग हैं उनकी भी एक इमोशंस है, उनके फीलिंग्स हैं, उनकी पर्सनल लाइफ है, और हम जो नेशन डेवलपमेंट है उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। एक सीधे सिंपल एग्जांपल है अमित जी कि आज आप भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। जितना रिचार्ज के लिए आप पे करते हैं उतना ही मैं भी पे करता हूँ। सेम टैक्सेस हम पे करते हैं, तो हमारे लिए वेलफेयर स्कीम भी तो उतनी ही होनी चाहिए ना। क्यों डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? तो ये सारी चीज़ों को कोई ना कोई बोलने वाला होना चाहिए। लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहे हैं, बट चूँकि हमारी कंट्री इंडिया बहुत बड़ी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इनफैक्ट हम खाली डिसेबल कम्युनिटीज़ की बात करें तो 3% ऑफ टोटल पॉपुलेशन पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो 15% पीपल विद डिसेबिलिटीज़ है टोटल पॉपुलेशन का पूरे वर्ल्ड में। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिसेबिलिटीज़ में हैं। तो इतने बड़े समुदाय को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। या कोई भी देश अगर डेवलप नेशन बनना चाहता है तो उनको इन लोगों को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो एक डेवलप नेशन बन सकता है, एक अच्छा मुल्क बन सकता है, एक अच्छी जगह बन सकती है जहाँ पे बहुत सारे लोग आकर के ये फील करें कि हाँ ये जगह हमारे लिए। ऐसा ना हो कि उनको ऐसा लगे कि हम इस सोसाइटी का पार्ट नहीं है, हम हिस्सा नहीं है। कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ को फील किया कि हमारे जो डिसेबल कम्युनिटी है, जो हमारे दोस्त हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और जो उनके घर वाले भी होते हैं, कहीं कहीं पे मैंने देखा है कि उनको भी ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं, इनकी शादी नहीं हो सकती, इनका ब्याह नहीं हो सकता है, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग तो अजीब अजीब सी बातें करते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें बात करनी चाहिए, हमें बोलना चाहिए। तो इस वजह से हमने वहाँ पे एक्सेसिबल बीच फेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें पूरे इंडिया से बहुत सारे पीपल विद डिसेबिलिटीज़ आए और उन्होंने एंजॉय किया, फन किया। और वो समुंदर के किनारे पे गए, वहाँ पे हमने रैंप बनाया था जिससे व्हीलचेयर वाले खुद से एकदम समुंदर के किनारे तक जा सकते थे, और उनको बहुत अच्छी फीलिंग आई। तो वहाँ पे ये मैंने अवेयरनेस फैलाने के लिए ये अटैम्प्ट किया, और ये अटैम्प्ट बहुत अच्छा हुआ। हालांकि मैंने सोचा था कि ये 2 घंटे से 2.5 घंटे में मैं कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन चूंकि वो अगेंस्ट द टाइड था, जो 8 किलोमीटर का था, तो उसमें 5 किलोमीटर जो कोर्स था वो अगेंस्ट द टाइड था, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग गया मुझे। बट फाइनली हमने 4 घंटे 4 मिनट में उसको कंप्लीट किया, और वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया, वर्ल्ड रिकॉर्ड एकेडमी में भी आया ऑफिशियली, और जिसकी वजह से काफ़ी अवेयरनेस फैला। वहाँ उस वक्त मुझे याद है कि बड़ी बड़ी जो न्यूज़ चैनल है जैसे कि NDTV हो गई, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इन्होंने उसको कवर किया। और वहाँ की जो कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थी, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लोग आए हुए थे, और उन्होंने हमसे ये वादा किया कि हम एटलीस्ट गोवा का 5 बीच तो एक्सेसिबल बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी चीज़ें आती है, वो भी आपके करने से, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात होती है। और कहीं ना कहीं आपने गवर्नमेंट को झिन है कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये लोग भी आना चाहते हैं, ये लोग भी करना चाहते हैं। और ये 2017 की बात है, और मुझे याद है कि 2018 या 19 में मैंने न्यूज़ सुना ऑफिशियली कि वहाँ का एक कैंडोलिम बीच है जहाँ पे मैंने ये किया था, और मरियम बीच कुछ है, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है,
वो काफ़ी वहाँ पे एक्सेसिबिलिटीज़ का काफ़ी ध्यान रखा गया और उसको बना दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। आज उसका एक और बहुत बड़ा इफेक्ट हमें चेन्नई के अंदर देखने को मिला। चेन्नई में मरीना बीच है, वहाँ पे इसी साल इनफैक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस चीज़ की इनिशिएटिव लिया है और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे वो एक्सेसिबल परमानेंट रैम्प बनाना चाहते हैं कि पीपल विद डिसेबिलिटी कैन गो एंड एंजॉय। सो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, ऑब्वियसली देखिए चेंज जो है वो सडनली तो आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा आता है, बट कोशिश करने से ज़रूर आएगा। तो मेरा ये मानना है कि लेट्स सी, जस्ट कीप कंटिन्यू वर्किंग एंड चेंज विल डेफिनेटली कम। तो ये चीज़ें हैं और इस तरीके से फिर मैंने बहुत सारी जगहों पे काम किया। मैं जिस यूनिवर्सिटी में इनफैक्ट पढ़ाई कर रहा था, मेरा MBA सत्यभामा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैं जब पहले दिन गया था, मुझे याद है कि रैंप नहीं था वहाँ पे। तो मेरे 2 दोस्तों ने मुझे पकड़ के लेके गया था मेरे क्लास में। तो मैंने सोचा कि ये एक दिन का तो है नहीं, ये मैं रेगुलर क्लास करने वाला हूँ 2 साल, और 2 साल मुझे लगातार कोई ऐसे धक्का मार के ले जाए, कभी गलती से अगर गिर गया तो आप समझ सकते हैं ना कि जब आप कॉलेज स्टूडेंट वाली लाइफ में होते हैं और सारे सराउंडिंग्स होती है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, और इनफैक्ट होना भी नहीं चाहिए। बट ये बहुत अच्छा था कि वहाँ की जो डायरेक्टर थी डॉक्टर मारियाजीना मैम, उनसे मैं मिला और उन्हें मैंने बताया और उन्होंने इसे बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया, और आज वो पूरी यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट में रैंक है, सिर्फ MBA डिपार्टमेंट नहीं, हर एक डिपार्टमेंट में रैंक है। तो ये बहुत सारी चेंजेस हैं और यही वजह थी कि मैंने वो अटेम्प्ट किया और उसका फिर आज काफ़ी असर है और काफ़ी जगह पे एक्सेसिबिलिटीज़ का आप देखने मिल रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप बहुत लोगों के इंस्पिरेशन हो, आप बहुत लोगों के मोटिवेशनल फैक्टर हो और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा काम किया है आपने। मतलब ये हर किसी के वश की नहीं है कि आपने स्पोर्ट्स के साथ साथ पूरे एक कम्युनिटी को साथ में लेके चला और उस कम्युनिटी का एक जो लेड बाय एन एग्जाम्पल बोलते हैं उनको आपने दिखाया इस दुनिया को। तो इतने सारे सब कुछ करने के बाद नेक्स्ट आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? जी अमित जी, अभी फिलहाल तो मैं तैयारी कर रहा हूँ और इस साल ही, चूँकि पिछले साल भी मैं इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं खेल पाया कोरोना की वजह से, हमारे कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे पोस्टपोन हो गए। बट अभी मेरी तैयारी है कि मैं अभी वर्ल्ड सीरीज़ होने वाला है, जर्मनी में एक है और एक इटली में है, तो मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करूँगा क्योंकि वो क्वालिफाइंग चैम्पियनशिप है। अभी हमारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप आने वाली है जून में और एशियन गेम्स आ रहे हैं, तो ये 2 बड़े गेम्स हैं 2022 के अंदर और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अपने मुल्क के लिए मेडल जीतूँ और अपने देश का नाम, अपने देश का जो झंडा है उसको फहराऊँ। तो इसके लिए मेरी कोशिश चल रही है और इसी वजह से फ़िलहाल मैं दिल्ली में हूँ भी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल कूल है। तो यहाँ पे मैं हमारे कोच हैं संजय बिस्ट जी के अंडर में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और आई एम वेरी क्लोज। मैं जो हमारा क्वालिफाइंग टाइम है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए वो मैं ऑलरेडी मेरे प्रैक्टिस सेशन में दे रहा हूँ, बस मुझे उसे ऑफिशियली क्वालिफाई करना है। तो वो हो जाएगा तो आई फर्स्ट पैराप्लेजिक S5 कैटेगरी स्विमर फ्रॉम इंडिया हु विल रिप्रेजेंट इंडिया इन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो ये सारी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं मेरा जो मानना है अमित जी, मेरी जो लाइफ है, चूँकि आपको मैंने बताया, मेरे लिए मेडल जीतने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, कहीं ना कहीं लोग मुझे एज ए लीडर देखते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेरे जैसे और जो हमारे फ्रेंड्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको मोटिवेट करूँ और उन्हें लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए जो भी कुछ कर सकता हूँ वो करूँ, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, मेरी टॉक के माध्यम से हो, या मैं जो अलग अलग ट्रेनिंग कैंप चलाता हूँ उसके माध्यम से हो। तो ये सारी चीज़ों के ज़रिए से मैं लोगों के अंदर ये हौसला देना चाहता हूँ कि डिसेबिलिटी के बाद आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है। आप डिसेबिलिटी के बाद वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, बस आपके दिल में सच्ची लगन होनी चाहिए और उस चीज़ को पाने के लिए
मेहनत और हार्ड पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, डेफिनेटली आप वो अचीव करिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल फ्यूचर असाइनमेंट्स। आप इंडिया के लिए मेडल्स लेके आई, ठीक है, और हम लोग प्राउड फील करते हैं कि आप जैसे लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कोई नॉर्मल आदमी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ इतना कुछ होने के बाद भी आप इस लेवल पे पहुंचे हैं, तो वंस अगेन हेड्स ऑफ टू यू। तो दोस्तों आज का कंटेंट मैं यही खत्म करना चाहूँगा। आगे बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल कंटेंट्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और जाते जाते अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सर।